डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, अगर डाइल्यूशन कम होगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। मगर आपको थोड़ा सा यहां पे सावधान रहना पड़ता है। मैं बताता हूं क्या करना पड़ता है। देखो, मैंने थोड़ा सा जो डेफिनेशंस आपको बताए थे उसको रिकॉल करने की, अब रिकॉल करने का वक्त आ गया। जैसे याद करिए, हमने यहां पे रॉ को डिफाइन किया था, सबको याद है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में। याद करिए, सॉल्यूशन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है वो हमेशा रॉ को रिप्रेजेंट करता है, सबको याद है। और जो कंडक्टेंस प्रेजेंट होता है वो हमेशा के को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको ये भी बताया था। अरे सबको याद है? लिख के बता। अरे याद है ना? अगर हमारे पास सॉल्यूशन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रेजेंट होगा, अगर हमारे पास सॉल्यूशन का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्रेजेंट होगा, तो उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको रॉ से एक्सप्रेस करेंगे, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाएगा। उसका जो टोटल कंडक्टेंस होगा उसको के से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहा जाएगा। ये सब मैंने बताया हुआ है। आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखना पड़ेगा, तब ये समझ में आता है। जरा यहां देखो, लिखना मत अभी, यहां देखो, रफ वर्क है, नोट मत करना, ये रफ वर्क है। देखो इधर, सपोज कर आपके पास यहां पर ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ध्यान से, आपके पास यहां पर ये कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ऐसे हमने सोच लिया। इस सॉल्यूशन का जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो क्रॉस सेक्शन होगा, मान लो ये जो आपका स्पेस है, ये जो वॉल्यूम आपको यहां पे मैंने शो करा है, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का रिप्रेजेंटेशन है, आप ये मान के चलो। तो जरा सोचो, सोच के देखो, ये वॉल्यूम यहां पर क्या बोल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, सपोज करो। मतलब कि इसका जो कंडक्टेंस होगा, इस वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा, उसको यहां पे सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाएगा, उसको के से एक्सप्रेस किया जाएगा। हमें इस बात का डिस्कशन करना है, देख, हमें इस बात का डिस्कशन करना है कि डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे या डाइल्यूशन को कम करेंगे। तो इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो कंडक्टेंस होगा या उसका जो रेजिस्टेंस होगा, ये बढ़ेगा कि कम होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो प्रैक्टिकली यहां पर क्या होता है। देख, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हमने एज्यूम करा हुआ है भाई, ये एजम्पशन है। ऐसा नहीं कि यहां पे बीच में एक बॉक्स डाला हुआ है, ऐसा नहीं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हमने थोड़ा अलग से एज्यूम किया हुआ है इसी सॉल्यूशन में, और हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि आपको यहां पे रॉ और के का रिलेशन डाइल्यूशन के साथ एस्टेब्लिश करना है। देख कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। यहां ध्यान से देखो, देखो क्या हो सकता है। अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वाटर यहां पर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, सबको श्योर है ना? अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वाटर यहां पर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और जब डाइल्यूशन को कम करेंगे तो वाटर यहां से आपको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसा बोला जा सकता है ना भाई? ये तो सबको श्योर है, और ये सबको श्योर है ना? अब ध्यान से देखें मैं क्या बोल रहा हूं। जब यहां पे वाटर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ना, तो यहां पे दो चीजें होती है, मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, जब यहां पे वाटर ऐड करेंगे तो यहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम राइज करेगा। अरे सबको श्योर है ना? जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो राइज करेगा, इसमें कोई शक, लिख के बता भाई। अगर वाटर यहां पर ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम राइज करेगा, बोला जा सकता है ऐसा ना? और दूसरी बात है, डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। सोच के देखो, दूसरी बात यहां पर क्या, डिसोसिएशन भी बढ़ेगा ना? यस और नो? दूसरी बात यहां पर क्या बोल, डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जब डिसोसिएशन बढ़ेगा तो सिस्टम में आयंस का नंबर बढ़ेगा, बोला जा सकता है ऐसा ना? मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पे और वाटर ऐड करेंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, और जब डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयंस का नंबर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना? और जो टोटल कंडक्टेंस होगा वो राइज करेगा। हमने डिस्कस करा ना कि जो टोटल कंडक्टेंस होता है वो डाइल्यूशन बढ़ाने से हमेशा राइज करता है। मगर आपको यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, देखो होता क्या है। टोटल कंडक्टेंस बढ़ेगा, ये बात मैंने मान लिया, लेकिन हमें तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पे सोचना है ना? हमें किस पे सोचना है? केवल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पे। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, आपको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पे कंसंट्रेट करना है खुद को, कि उसमें क्या होगा आपको ये डिसाइड करना है। देख कैसे डिसाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, यहां से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ता है वैसे ही इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जो आयंस का नंबर है वो कम हो जाता है। सोच के देखना, अगर वाटर ऐड करेंगे, अगर वाटर ऐड करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा आयंस भी बढ़ेंगे। मैंने मान लिया वॉल्यूम बढ़ेगा आयंस भी बढ़ेगा, मगर प्रैक्टिकली क्या होता है कि जिस रेट से वॉल्यूम बढ़ता है ना, उससे कम रेट से आयंस का नंबर बढ़ता है। थोड़ा सा ध्यान से, मैं सब कुछ यहां पे लिखा दूंगा, पहले समझना पड़ेगा। अगर वाटर ऐड करेंगे
तो जिस रेट से वॉल्यूम बढ़ेगा उससे कम रेट से आयंस बढ़ेंगे। जिस रेट से वॉल्यूम बढ़ेगा उससे कम रेट से आयंस बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि डिसोसिएशन का जो रेट होता है ना, जो इंक्रीमेंट इन डिसोसिएशन रेट है, ये वॉल्यूम के इंक्रीमेंट के रेट से हमेशा प्रैक्टिकली कम होता है। तो जरा मुझे बताओगे, जरा यहां ध्यान से देखो और मुझे बताओ, वॉल्यूम यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना, उसके रेस्पेक्ट में जो आयंस का नंबर होगा वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा। अब ये तुम बताओ कि भाई वॉल्यूम खूब सारा बढ़ गया, आयंस का नंबर उस अनुपात में, उस रेशो में नहीं बढ़ा, आयंस थोड़ा सा बढ़ा है, वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ गया। तो आप मुझे बताएंगे इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जो आयंस का नंबर होगा वो बढ़ेगा कि कम होगा? बिल्कुल सोच के बताना। वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट का रेट है वो काफी ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है भाई, एकाएक डबल ट्रिपल हो गया, मगर जो डिसोसिएशन है वो डबल ट्रिपल नहीं हुआ, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, वो ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा, वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस हिसाब से आपको यह अंदाजा लगाना है कि इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में आयंस का नंबर बढ़ेगा या कम होगा। क्या लगता है, बोलो, बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ भाई सब बताओ, जो मन में आता है लिखो, लेकिन लिखो सारे। बढ़ेगा कि कम होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ भाई, एवरीबॉडी शुड आंसर, इंक्रीज और डिक्रीज? चलो अब यहां ध्यान से देखो दोबारा, डिक्रीज राइट आंसर है, डिक्रीज राइट आंसर है। मैं दोबारा बताता हूं, यहां देख सारे, ऐसे सोच, मान लो वॉल्यूम हो गया डबल, वॉल्यूम क्या हो गया, वो डबल हो गया, है ना, मगर डिसोसिएशन बढ़ा कितना? डिसोसिएशन बढ़ा है केवल 1%। वॉल्यूम डबल हो गया, डिसोसिएशन केवल 1% बढ़ा। कितना बढ़ा भाई? 1% बढ़ा। तो सोच के देखो, वॉल्यूम तो डबल हो गया, वॉल्यूम बहुत सारा हो गया, डबल मतलब बहुत सारा वॉल्यूम, मगर डिसोसिएशन केवल 1% बढ़ा है। मैंने बोला ना, जिस रेट से वॉल्यूम बढ़ता है ना, उस रेट से डिसोसिएशन कभी नहीं बढ़ता, इस बात का ध्यान रखो। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा, डबल हो गया, मगर डिसोसिएशन केवल 1% बढ़ा है, इसका मतलब है कि जो आयंस का फॉर्मेशन का रेट है, ये वॉल्यूम के बढ़ने के रेट के रिस्पेक्ट में हमेशा बहुत कम है। तो आयन थोड़ा सा ही बढ़ा है, मगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो सॉल्यूशन में जो आयंस का कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन में आयंस का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका मतलब है इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में पहले के रेस्पेक्ट में कम आयंस आएंगे, इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में पहले के रेस्पेक्ट में लेस आयंस आएंगे। और अगर आपको रॉ और के कैलकुलेट करना होता है तो सब कुछ आपको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पे ही कैलकुलेट करना होता है ना। अगर सॉल्यूशन के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो रॉ से रिप्रेजेंटेड होगा, अगर उसका कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो के से रिप्रेजेंटेड होगा। ऐसा बहुत आसानी से कहा जा सकता है। सबको श्योर है? अरे सबको श्योर है ना? तो बात को समझो, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूं, उसके बाद नहीं बताऊंगा कि वॉल्यूम जिस रेट से बढ़ता है ना, उससे कम रेट से ही डिसोसिएशन बढ़ता है। मतलब कि जो आयंस का फॉर्मेशन का रेट होगा वो कम रहता है, वॉल्यूम तेजी से बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि बाय द मैटर ऑफ टाइम आपके सॉल्यूशन में जो आयंस का कंसंट्रेशन होगा कम होता चला जाएगा। तो अगर आयंस का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, इसका मतलब है इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में जो आयंस का नंबर होगा वो पहले के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अगर आयंस का नंबर कम होता है, तो इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा ये कम हो जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं ना, तो रॉ में इंक्रीमेंट होता है और सी में डिक्रीमेंट होता है। टोटल कंडक्टेंस बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मगर हम यहां पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। उस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम में आयंस का नंबर कम हो जाता है, उस कारण से कंडक्टेंस कम रहता है, रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। तो चलो सब कुछ यहां पे नोट करो, पॉइंट वाइज नोट करना। लिख पॉइंट नंबर 1, लिखो पॉइंट नंबर 1, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, नोट करो, विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, with increase in dilution, the volume increases,
the volume increases at a higher rate than dissociation, at a higher rate than dissociation, ये पहला पॉइंट है। अब लिखो नंबर 2, लिखो नंबर 2 में the number of ions in 1 cubic centimeter volume, the number of ions in 1 cubic centimeter volume, the number of ions in 1 cubic centimeter volume decreases so that the resistance increases and conductance decreases for this volume, है ना। अब चलिए, अब इसको सिंबलाइज करेंगे, सिंबॉलिक तरीके से नोट करेंगे। ऐसा देखिए, अब लिखिए सबसे लास्ट में, डाइल्यूशन अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मैंने क्या सिखाया कि रॉ में इंक्रीमेंट होगा और के में डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर डाइल्यूशन कम होगा तो हम क्या बोलेंगे कि रॉ में डिक्रीमेंट होगा, के में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहां पे उल्टा, जैसा हम सोचते हैं ना, इसका उल्टा होता है। वैसे आमतौर पे पहली नजर में यही लगता है कि भाई ये तो कंडक्टेंस ही है ना, तो डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस को बढ़ जाना चाहिए, मगर ये कंडक्टेंस के भी कंडक्टेंस ही है ना, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है बेसिकली। मगर यहां पे उल्टा होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से के कम हो जाता है, डाइल्यूशन कम करने से के बढ़ जाता है। ये आपका दूसरा सेक्शन। देखो तीसरा सेक्शन, एक और सेक्शन आपको यहां पे डिस्कस करना पड़ेगा। तीसरा सेक्शन ऐसा है, म्यू एंड लैम्डा। तीसरा सेक्शन यहां पर क्या होगा, म्यू एंड लैम्डा। अब आपको यहां पर यह डिसाइड करना पड़ेगा, आपको यहां पर यह चेक करना पड़ेगा कि डाइल्यूशन बढ़ाने से इस पे कैसा फर्क पड़ता है, मोलर कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां ध्यान दो सारे, जैसे हमारा डिस्कशन था, म्यू इज इक्वल टू, हमने क्या सीखा, के इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, सीखा ना। अब ध्यान से देखिए होता क्या है। अगर यहां पे डाइल्यूशन बढ़ेगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक बार में क्लियर करना है। अगर डाइल्यूशन को हमने बढ़ा दिया, सपोज करो, अब बताओ, अगर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, हमने अभी डिस्कस करा ना, हमने अभी इस बात का डिस्कशन करा है कि भाई के में डिक्रीमेंट होगा। अरे होगा ना, अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो के में डिक्रीमेंट होगा। और एक चीज और, जो मोलैरिटी होगा वो क्या होगा, बोल, जो मोलैरिटी होगा वो भी डिक्रीज करेगा ना, जो मोलैरिटी होगा वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बिल्कुल यहां ध्यान से देखो, दिख रहा सबको। और एक चीज और, अभी मैंने बोला था ना कि वॉल्यूम का जो बढ़ने का रेट है वो बहुत ज्यादा होता है। याद करो, वॉल्यूम के बढ़ने का रेट बहुत ज्यादा होता है ना। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो वो डिसोसिएशन के रेट से ज्यादा ही होता है। तो अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा तेज रेट से बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या होगा, ज्यादा तेजी से डाउन होगा ना। यह सिंपल समझ ले भाई, उतना ज्यादा भी नहीं करना। यहां देख, सिंपल, अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो के डिक्रीज करेगा ना, और आपको मालूम है डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलैरिटी कम हो जाता है। जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी कम हो जाता है। देख फैक्चुअली क्या होता है ना, कि जो के का डिक्रीमेंट है वो कम होता है, जो एम का डिक्रीमेंट है वो ज्यादा होता है। ये प्रैक्टिकली होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो के में डिक्रीमेंट होगा, एम में भी डिक्रीमेंट होगा, लेकिन जो के का डिक्रीमेंट का रेट है ना, जो के का डिक्रीमेंट है वो एम के डिक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में वीकर होता है। के का डिक्रीमेंट यहां पर एम के डिक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में वीकर होता है। अब बताइए, सोचिए, के थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है,
जैसे मान लीजिए कि आपका यहां पर हो गया हाफ, के क्या हो गया, हाफ हो गया, और ये m यहां पर हो गया 1/4, m कितना हो गया 1/4। सोचना m का डिक्रीमेंट k के डिक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अगर k मान लो यहां पर हाफ हो जाएगा और m यहां पे पहले के रेस्पेक्ट में 1/4 हो जाएगा, तो मुझे बताओगे कि जो म्यू होगा वो बढ़ेगा कि कम होगा? सोच के बताओ, म्यू बढ़ेगा कि कम होगा? अरे बढ़ेगा ना, सोच के देखना। अगर न्यूमरेटर पोर्शन थोड़ा सा डिक्रीज होता है मगर डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, यह प्रैक्टिकली होता है, यह प्रैक्टिकली होता है कि जो कंसंट्रेशन होगा वो तेजी से डाउन होगा और जो के का डेटा होगा वो धीरे से डाउन होगा। क्लियर? तो सोचना के थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा है, एम बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है, बोल इसका क्या मतलब है? सीधा कहा जा सकता है कि जब ऐसा होगा, सीधी तरीके से कहा जा सकता है कि अगर ऐसा होगा तो म्यू में इंक्रीमेंट होगा बोलेंगे। और हमने पढ़ा ना, हमने आज इस बात का डिस्कशन किया कि म्यू इज इक्वल टू, याद कर क्या होगा, लैम्डा इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर हमेशा कांस्टेंट होता है, मालूम ही है। अरे एन फैक्टर हमेशा कांस्टेंट होता है ना भाई, गिवन कंडीशन में कांस्टेंट ही रहता है। अगर म्यू बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, बोला जा सकता है ऐसा ना। तो अगर म्यू बढ़ेगा तो बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि लैम्डा में इंक्रीमेंट होगा। और चलिए इसका उल्टा, अगर डाइल्यूशन को डिक्रीज करेंगे, बोल क्या होगा, के में इंक्रीमेंट होगा मगर मोलैरिटी ज्यादा तेजी से राइज करेगा। इसका मतलब है, सोचो मोलैरिटी ज्यादा तेजी से बढ़ गया, के थोड़ा सा ही बढ़ा तो म्यू तो कम हो जाएगा। तो मतलब यहां पे साफ लिखा जा सकता है कि म्यू में डिक्रीमेंट होगा, लैम्डा भी डिक्रीज करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी नोट करके कंप्लीट करो। अरे समझे क्या था ये मामला? लिख के बता, लिख के बता, लिखो लिखो सब। हाँ भैया, ये कॉमन से, ये मैंने बोला कि फैक्चुअल, इसको याद कर लो। के का डिक्रीमेंट का रेट एम के डिक्रीमेंट के रेट से कम होगा, के का जो इंक्रीमेंट का रेट होगा वो हमेशा एम के रेस्पेक्ट में कम रहेगा, इसका ध्यान रखो। बाकी मैथमेटिक्स है ना, कि अगर मान लीजिए ऊपर वाले कंडीशन की बात करते हैं तो के थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, एम बहुत सारा डिक्रीज कर जाएगा तो म्यू तो बढ़ेगा। अगर नीचे वाले केस की बात करेंगे, के थोड़ा सा बढ़ेगा और एम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इस कारण से आपका जो म्यू होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, लैम्डा भी डिक्रीज कर जाएगा। और अब ये फाइनल हो गया, चलो इसको जल्दी नोट करो। चलो इसी तीसरे सेक्शन में ही, तीसरे सेक्शन में ही आपको आगे बढ़ना है। ये तीसरे सेक्शन में आपको आगे और प्रोसीड करना है। और जो डिस्कशन यहां पे मैं अभी करूंगा ना, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि आज के जमाने में कॉमन हो गया। अक्सर इसके क्वेश्चन आपको एडवांस में नजर आ जाते हैं। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं एडवांस में खूब सारा क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। तो मैं जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा मामला है, जो हम डिस्कशन यहां पे करेंगे वो तीसरे सेक्शन में ही होगा। आपको यहां पे और डिटेल में मैथमेटिकल इस बात को डिस्कस करना होगा कि भाई डाइल्यूशन में कैसा चेंज आएगा, तो मोलैरिटी में कैसा चेंज होगा, सॉरी म्यू में कैसा चेंज होगा, या लैम्डा में किस तरीके से चेंज आएगा। जरा यहां देखना, एक मिनट, एक छोटा सा नोट लिखो पहले। तीसरे सेक्शन में ही डिस्कशन आपको कंटिन्यू करना है एक छोटे से नोट से। देख नोट यहां पर क्या, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन आपका इनफाइनाइट है उस समय, मतलब डाइल्यूशन अगर इनफाइनाइट होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो। सोच के देखिए, अगर NaCl की बात करते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। सोचिए अगर NaCl की बात करेंगे तो जब NaCl का डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा तो NaCl पूरा डिसोसिएट हो जाएगा ना, और जब NaCl पूरा डिसोसिएट हो जाएगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो। अब सोचना, अगर NaCl पूरा टूट गया उसका कंसंट्रेशन कितना, जीरो। यस और नो? अगर डाइल्यूशन को बढ़ा के हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, NaCl पूरा डिसोसिएट हो गया, क्या हो गया भाई, NaCl मान लीजिए पूरा डिसोसिएट हो गया, एग्जांपल NaCl का है। तो ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपका जो NaCl का कंसंट्रेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। तो उस कंसंट्रेशन को दो तरीकों से शो किया जाता है। सिंबल्स आपको मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं। देख देख क्या करते हैं, या तो लिखते हैं म्यू नॉट, नॉट का मतलब क्या, कंसंट्रेशन, ऊपर जीरो लिख दिया। ये क्या है, जीरो, जीरो का मतलब क्या, कंसंट्रेशन जीरो। तो जहां पे नॉट लिखा हो ना, उसका मतलब है कि बात इनफाइनाइट डाइल्यूशन की है। या कई बार इसको, और यहां पर कई बार इसको म्यू इनफाइनाइट लिखा होता है, मतलब यहां पर डाइल्यूशन दिखा दिया। इनफाइनाइट का मतलब क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
तो ध्यान रखिए ये दोनों सिंबल चलते हैं। तो जहां पे नॉट लगा होगा या जहां पे इनफाइनाइट लगा होगा, इसका मतलब है दैट इज अ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसी तर्ज पे आपको लैम्डा नॉट गिवन होगा, मतलब क्या, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। कई बार इसको लैम्डा इन्फिनिटी से शो किया रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ऊपर 0 लगा हो चाहे इन्फिनिटी लगा हो, बात वही है कि डाइल्यूशन आपका इनफाइनाइट हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, एक छोटा सा इक्वेशन आपको यहां पे डिस्कस करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है, देख जिसको कहा जाता है, एक काम करते, रुक जाओ, देखिएगा तीसरे सेक्शन के 2 पार्ट्स बनेंगे। तीसरा सेक्शन हमारा चल रहा है, सबको मैंने बता दिया, तीसरे सेक्शन का 2 पार्ट्स बनेगा। सबसे पहला पार्ट होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। सबसे पहला पार्ट यहां पर होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और दूसरा डिस्कशन आपको करना पड़ेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। यहां पर मैं उस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा जिसका जिक्र मैंने अभी करा था ना। द पॉइंट इज, अब थोड़ा सा रिकॉल करें, द पॉइंट इज कि अगर मामला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है तो वहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अरे सबको याद है ना, अगर मैटर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का आता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इसको अचीव करना पॉसिबल है। लेकिन अगर मामला वीक इलेक्ट्रोलाइट का है उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन को अचीव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये बात मैंने बता दी, सबको याद हो गया? अरे सबको याद हो गया, रीजन आप ही ने बताया था ना, रीजन सबने बताया तो कि अगर मामला वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा उसमें इतना सारा वाटर रिक्वायर्ड होगा जो आमतौर पे हमारे पास अवेलेबल होता ही नहीं है। अरे सबको याद है ना? तो कहने का मतलब ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इनफाइनाइट डाइल्यूशन को प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल है, जबकि वीक में ऐसा नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली हुई है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम यहां पर एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसको कहा जाता है डेबाई, देख इसका नाम ये है डेबाई हकल ऑन-सेंगर इक्वेशन। डेबाई हकल ऑन-सेंगर इक्वेशन, एक साइंटिस्ट के नेम्स है, जैसे डेबाई कहां यूज करता है याद है? डेबाई डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है, सबको याद है? अरे पढ़ा था ना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो डेबाई के नाम पे ये सारे नोबेल लॉरिएट्स है, सारे नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट है। तो डेबाई के सम्मान में यूनिट रखा गया है डेबाई, डाइपोल मोमेंट का। अरे हकेल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सॉरी हकेल एल, हकेल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे बता? ऑर्गेनिक में हकेल्स रूल, एरोमेटिसिटी वाला रूल है ना। ऑन-सेंगर भी बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, तीनों नोबेल लॉरिएट है। तीनों ने मिलकर एक इक्वेशन डिराइव करा है जिसको कहा जाता है डेबाई हकेल ऑन-सेंगर इक्वेशन। तो डेरिवेशन आपको यहां पे नहीं करना है, आपके सिलेबस से वो बहुत बाहर है। आपको खाली इक्वेशन यहां पे जानना होगा, उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना होगा। देख कैसे प्लॉट करेंगे, बहुत आसान है। यहां देखो सारे, देखो क्या करेंगे। इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, म्यू इज इक्वल टू, ध्यान से, म्यू इज इक्वल टू, पॉसिबल यहां पर होगा म्यू नॉट माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। नोटेशन में यहां पे बता रहा हूं, देख म्यू का मतलब होगा गिवन सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस, म्यू नॉट का मतलब उसी सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। किस पे बोल? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। बी इज ए कांस्टेंट जो कि डिपेंड करता है सॉल्यूशन के नेचर पे। और सी का मतलब क्या? मोलर कंसंट्रेशन। सी का मतलब यहां पर क्या बोल? मोलर कंसंट्रेशन। इसको और मॉडिफाई करना पॉसिबल है, कैसे करेंगे? इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। अब बताइए लैम्डा क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये लैम्डा नॉट का मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बी इज ए कांस्टेंट वैल्यू और सी का मतलब यहां पे नॉर्मेलिटी, कॉमन सेंस की बात है। म्यू का मतलब क्या? म्यू जहां पे लगेगा, जहां पे मोलर कंडक्टेंस की बात आएगी हम मोलैरिटी समझेंगे, और जहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मैटर होगा हम वहां पे नॉर्मेलिटी की बातें करेंगे। तो चलिए भाई एक बार और मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। म्यू मतलब क्या? मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। म्यू नॉट उसी का मोलर कंडक्टेंस होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। बी कांस्टेंट वैल्यू है और सी का मतलब यहां पर क्या बोल? मोलैरिटी। सी का मतलब मोलैरिटी। उसी तरीके से ये लैम्डा क्या बोल? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और ये उसी का डेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। बी यहां पे कांस्टेंट होगा, सी का मतलब नॉर्मेलिटी हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं एक्सप्रेशन को ग्राफिकली अरेंज करने की कोशिश करूं, देख क्या हो सकता है। म्यू को यहां पर क्या लिख सकते हैं? वाई। अरे पॉसिबल है वाई, सबको क्लियर?
देख म्यू नॉट हमेशा कांस्टेंट होगा, सबको याद है ना, म्यू नॉट कांस्टेंट रहता है। अब भाई जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव हो जाएगा उसके बाद और वाटर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, म्यू नॉट हमेशा गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। तो सोचिए ये कांस्टेंट यहां पर होगा, इसको सी से एक्सप्रेस करेंगे, चल भाई सी से एक्सप्रेस कर दिए। और बताइए जो रूट सी यहां पर है वो क्या बोल, एक्स एक्सिस का वेरिएबल। सोचना सी को तो चेंज करना पॉसिबल है, कंसंट्रेशन को बदला जा सकता है ना, तो ये एक्स एक्सिस का वेरिएबल हो गया। बी आपका कांस्टेंट है, ये पहले से श्योर है, मतलब माइनस बी का मतलब क्या होगा, माइनस एम, अरे पॉसिबल है। उसी तरह पे लैम्डा को यहां पे वाई एक्सिस का वेरिएबल लिया जा सकता है। लैम्डा नॉट कांस्टेंट होगा, अगर म्यू नॉट कांस्टेंट है तो लैम्डा नॉट भी कांस्टेंट है, इसको सी लेंगे कांस्टेंट। रूट सी यहां पर क्या बोल, एक्स एक्सिस का वेरिएबल, और बी का मतलब यहां पर क्या होगा बोल, माइनस एम, और बी का मतलब क्या, माइनस एम ना। ये सब स्ट्रेट लाइन का मामला है, सबको मेरे ख्याल से क्लियर होगा ना, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। चूंकि माइनस एन यहां पे लगा हुआ है तो माइनस हम यहां पर यूज करेंगे। इतना मैथ सबको आता है भाई, ये तो आता ही है ना, बहुत सारे ग्राफ, अब तक सैकड़ों ग्राफ हमने ड्रॉ किए ना, प्लस वन प्लस टू मिला के सैकड़ों ड्रॉ किए हैं। आई होप आपको इतना तो आता ही होगा। चलिए आगे बात करेंगे। तो इसका ग्राफ यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, एक चीज मुझे बताओ, अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बता दो। अगर डाइल्यूशन आपका इनफाइनाइट होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिख के बता। जीरो, पक्का जीरो ना। अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा तो सी का डेटा जीरो हो जाएगा, और जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है ना, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है, आपको पता ही है। तो जरा यहां देखेगा ध्यान से, देख क्या करेंगे। चलो हमने यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का, बोल क्या होगा, म्यू प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस, आपका जो रूट सी होगा वो एक्स एक्सिस का वेरिएबल होगा। देख ग्राफ का नेचर ये ना, ये ग्राफ का नेचर, अरे सबको श्योर है। अगर मामला y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का है, जहां पे m का मतलब माइनस m है, तो ग्राफ का यही तो नेचर होगा। ये इस बार के एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार के एडवांस में आ चुका है, मतलब पिछली बार के, तो इसको ध्यान से करना है। अब इस ग्राफ का मतलब यही तो है, नेगेटिव स्लोप अगर है तो ऐसे नीचे जाएंगे। चलिए अगर मैं बात करूं ऐसा स्लोप एंगल यहां पर क्या, थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस एम ना, तो टेन थीटा का मतलब यहां पर क्या पॉसिबल होगा, माइनस बी, अरे सबको श्योर है ना। और ये जो इंटरसेप्ट यहां पर होगा, इस इंटरसेप्ट को बोल क्या लेंगे, इसको लेंगे म्यू नॉट, सबको श्योर। और यहां पे इतना श्योर हो जाना चाहिए कि अगर कंसंट्रेशन आपका जीरो के बराबर होगा, यानी ओरिजिन पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रेजेंट होगा, यस और नो। मैंने कहा ओरिजिन पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रेजेंट होगा, क्यों प्रेजेंट होगा बता मुझे जल्दी से। ओरिजिन पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रेजेंट होगा, क्यों प्रेजेंट होगा, जब कंसंट्रेशन जीरो होता है तो पूरा डिसोसिएशन समझो कंप्लीट हो गया, डाइल्यूशन आपका इनफाइनाइट हो गया, क्लियर ना। तो चलिए ये इस ग्राफ का नेचर हो जाएगा। अच्छा अगर इसको ड्रॉ करेंगे सेम टाइप का ग्राफ, आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा और क्या। तो चलो इसको रीड्रॉ करेंगे, देख क्या रिजल्ट आएगा, सिंपल है, यहां ध्यान दो सारे। लैम्डा प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस, आपका जो रूट अंडर सी है वो एक्स एक्सिस का वेरिएबल है। ग्राफ यहां पर ऐसे प्लॉट करेंगे, सबको श्योर ना, जो आपका स्लोप एंगल यहां पर होगा वो थीटा के बराबर होगा, बोल क्या रिजल्ट आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है माइनस बी, और जहां तक इस इंटरसेप्ट का सवाल है बोल क्या रिजल्ट आएगा, दिस करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा नॉट, और अब ये फाइनल हो गया, क्लियर ना। तो डेबाई हकेल ऑन सेंगर इक्वेशन को यूटिलाइज करके बहुत आसानी से ग्राफिकली समझा जा सकता है कि कंसंट्रेशन किस तरीके से मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से रिलेटेड होगा, क्लियर ना। इसको भी जल्दी नोट करो, फिर बाकी बात करते हैं। हो गया नोट। ये इक्वेशन आपको सीधा याद करना है, इसका कोई डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इक्वेशन आपको सीधा याद करना पड़ेगा, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्वेश्चन इसके ग्राफ से पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो ग्राफ का डिस्कशन यहां पे मैंने कर दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लें।
ओके, नोटेड। हो गया नोट, हटा दू ना? हो गया। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा पार्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। देख इसमें क्या पॉसिबल हो सकता है, ये थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूं, फिर बात करते हैं। नंबर 2, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको शुरुआत यहां पे ग्राफ से करना है। हम जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ प्लॉट करते हैं वैसे ही इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर होगा क्या, प्रैक्टिकल ग्राफ यहां पर कैसा होगा। यहां पे डेबाई हकेल ऑन सेंगर इक्वेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता, वो केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सेक्शन में लगता है। म्यू प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस, रूट सी यहां पर एक्स एक्सिस का वेरिएबल है। जो ग्राफ का नेचर यहां पर होगा वो हाइपरबोला हो जाता है। अब एक को बता सकता है कि हाइपरबोला क्यों हो गया? मैं कह रहा हूं इस लाइन को देखिए, ये जो लाइन होगा वो इसको टच नहीं कर सकता। कोई इसका रीजन बता सकता है? हाँ भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ अपनी, बताओ। मैं कह रहा हूं अब हाइपरबोला में इसको इससे टच नहीं किया जा सकता। रीजन आप, हाइपरबोला मालूम है ना, रीजन आपको बताने की क्यों टच नहीं किया जा सकता? एनीबॉडी? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए कई बार रिपीट करके, है ना, कई बार रिपीट करके मैंने आपको बताया कि अगर मामला वीक इलेक्ट्रोलाइट का है तो उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन को प्रैक्टिकली अचीव करना कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन इक्वल्स टू जीरो। जब आपका पूरा सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाएगा तो कंसंट्रेशन घट के जीरो हो जाना चाहिए। अगर मामला वीक इलेक्ट्रोलाइट का है तो कई बार इस बात का डिस्कशन आज की क्लास में हो गया कि उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन अचीव करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, वैसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस आपको डिक्रीज होता नजर आएगा। कंसंट्रेशन को कम करेंगे, कंडक्टेंस बढ़ता नजर आएगा, लेकिन आपका जो लाइन होगा वो कभी वाई एक्सेस को टच नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन जीरो नहीं हो सकता। जीरो कंसंट्रेशन का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जिसको अचीव करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। वही बात अगर लैम्डा वर्सेस रूट सी को ड्रॉ करेंगे, सेम ग्राफ फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा ना। देखिए वही बात, लैम्डा प्रेजेंट ऑन द वाई एक्सेस, रूट सी यहां पर एक्स एक्सेस का वेरिएबल है। ग्राफ यहां पर ऐसे प्लॉट करेंगे और अब ये फिनिश हो गया। यहां पर भी बात वही है ना, वाई को टच करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अचीव करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोनों ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, बाकी इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिखाऊंगा, पहले इसको ड्रॉ करके कंप्लीट करो, जल्दी ड्रॉ करना है इसको। चलिए ड्रॉ हो गया सब करना। अब इसमें इसके नीचे लिखना स्टार्ट करना, जरा इसके नीचे लिखो, इसके नीचे लिखो, in these graphs, in these graphs, in these graphs, in these graphs, the line cannot touch, the line cannot touch the y-axis, the line cannot touch the y-axis, the line cannot touch the y-axis because the infinite dilution, because the infinite dilution the infinite dilution cannot be achieved
cannot be achieved for weak electrolytes, cannot be achieved for weak electrolytes, cannot be achieved for weak electrolytes. हो गया? It's all about effect of dilution. This is completed. अगला डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. हेडिंग इज आयोनिक मोबिलिटी. हेडिंग दो, आयोनिक मोबिलिटी. लिखो जरा, अगला टॉपिक शुरू करो. इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन कंप्लीट हो गया. अगला टॉपिक आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. दैट विल बी आयोनिक मोबिलिटी. स्टार्ट विथ आयोनिक मोबिलिटी. आयोनिक मोबिलिटी को आमतौर पे यू से एक्सप्रेस करा जाता है. अब यू का क्या मतलब होगा मैं बात करूंगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये कि पहले इसका डेफिनेशन नोट कर लो. इसको डिफाइन आपको करना है, उसके बाद इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा हम उस पर जाएंगे. डेफिनेशन इसका नोट करिए. लिखिए, द नेट स्पीड, राइट डाउन, द नेट स्पीड, द नेट स्पीड of an ion, the net speed of an ion, the net speed of an ion, the net speed of an ion under unit potential gradient, under unit potential gradient, under unit potential gradient is called, under unit potential gradient is called its ionic mobility, is called its ionic mobility, is called its ionic mobility, is called its ionic mobility. क्लियर ना? अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं. ग्रेडियंट का मतलब आपको समझ में आता, लेंथ से डिवाइड करना, सबने पढ़ा होगा ना. पोटेंशियोमीटर में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं फिजिक्स में, करते हैं ना. तो आपको बस पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करना है किससे? लेंथ से. मालूम है ना? किसी भी वेरिएबल को जब लेंथ से डिवाइड करते हैं ना तो ग्रेडियंट को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाता है. डेफिनेशन कहता है कि अगर यूनिट पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाई करा जाए तो आयन का जो नेट स्पीड होगा उसको उसका आयनिक मोबिलिटी कहा जाएगा. इस बात का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा मैं डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूं, देखना क्या पॉसिबल होगा. बिल्कुल यहां ध्यान से देखो. देखो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, यहां देखो सारे. सपोज करो आपके पास यहां पर ये कोई वेसल है. इट्स अ वेसल. यहां नीचे लिखते हैं, ये कोई वेसल यहां पे है. यहां से ड्रॉ करना शुरू करते हैं. इट्स अ वेसल. देखिए इस वेसल में कुछ ऐसे सोचना है. ये जो वॉल यहां पर है वो कंडक्टिंग है. दिस वॉल इज कंडक्टिंग. ये वॉल यहां पे कंडक्टिंग, बाकी सारा वॉल यहां पे नॉन कंडक्टिंग है. याद रहे, दिस वॉल इज कंडक्टिंग, दिस वॉल इज कंडक्टिंग, बाकी सारा वॉल यहां पे नॉन कंडक्टिंग है. इसका ध्यान रखिएगा. हमें यहां पे वॉल को किसी भी एक सेल से कनेक्ट करना है. देखिएगा इस बार हमने वॉल को ही इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट कर दिया. ये जो वॉल्स यहां पर आपको दिखाई दे रहा है उसको किसी सेल से अगर कनेक्ट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? यहां पे चार्ज होगा प्लस और यहां पे चार्ज क्या होगा? माइनस. अरे होगा ना सर, प्लस और माइनस हो गया. इसी वेसल में मान लो आपके पास यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है. सपोज करो इस वेसल में आपके पास यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है. मतलब सॉल्यूशन यहां पर क्या? AB का सॉल्यूशन यहां पर किसका? बोल AB का प्रेजेंट है. जहां पे मैंने सोचा है कि जो A का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो N+ के बराबर, B का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर N- के बराबर. अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब यहां पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे तो आइंस का फॉर्मेशन होगा ना. इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया. अरे हुआ ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. बिल्कुल है. अरे है कि नहीं बताता हूं. जो मेटालिक रॉड है उसको हमने वॉल को ही बना दिया मेटालिक रॉड. क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना. चार्ज यहां पे प्लस, यहां पे चार्ज क्या? माइनस. जहां पे चार्ज प्लस होगा उसको एनोड कहा जाएगा, जहां पे चार्ज माइनस होगा उसको कैथोड कहा जाएगा. ये सब कुछ हमने करा हुआ है ना. किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो चार्ज का पोलैरिटी होता है वो गैल्वेनिक सेल के रिस्पेक्ट में अपोजिट होता है. ये सब कुछ हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. अब यहां देख सब ध्यान से. तो जब यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस ट्राई करेंगे तो यहां पर पहला स्टेप आयनाइजेशन का होगा. सबको याद है ना. केटाइन का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ यहां पर एनाइन का फॉर्मेशन होगा. ऐसा बहुत आसानी से कहा जा सकता है. और हमने सीखा हुआ है
कि जो एनाइन होगा वो ड्रिफ्ट कहां पर करेगा? एनोड पर, क्योंकि एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है। कैटाइन यहां पे ड्रिफ्ट करेगा कैथोड पे, क्योंकि कैथोड का चार्ज यहां पे नेगेटिव होता है, सबको याद है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, देखो क्या बोल रहा हूं। बोल यहां पे चार्ज प्लस, यहां पे चार्ज क्या माइनस। सोचो, यहां पे चार्ज प्लस है तो यहां पे चार्ज क्या माइनस। और जब दो चार्ज आपस में सेपरेटेड है, अगर दो चार्ज को सेपरेट हमने कर दिया, देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, अगर दो चार्ज को हमने सेपरेट कर दिया हुआ है, देयर मस्ट बी वी हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस, बोला जा सकता है ऐसा। तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं इस पूरे सीन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सपोज कर कैपिटल लेटर वी के बराबर हो गया। कितना हो गया भाई? कैपिटल लेटर वी के बराबर हो गया। और जो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस होगा, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस यहां पर होगा, उसको हमने सपोज कर यहां पे एल से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको रिप्रेजेंट हमने कर दिया स्मॉल लेटर एल से। अब बताइए, अगर आपको यहां पे, चलो सबसे पहले बाकी बातें छोड़ के सबसे पहले आप यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैलकुलेट करिए। बोल क्या रिजल्ट आएगा? वी अपॉन एल ना। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को यहां पे कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? कैपिटल वी अपॉन स्मॉल लेटर एल। आई होप आपको मालूम होगा, अगर ग्रेडियंट कहीं पर भी कैलकुलेट करना होता है तो वेरिएबल को हमेशा लेंथ से डिवाइड करना पड़ता है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पॉसिबल होगा कैपिटल वी अपॉन स्मॉल लेटर एल। अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अब ध्यान से सोचने की बात है। सोच, अगर हमने कैपिटल वी को बढ़ा दिया, सपोज करो, बता इस ग्रेडियंट को बढ़ाने के दो तरीके हैं ना, या तो कैपिटल वी को बढ़ा दो या लेंथ को कम कर दो, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अगर कैपिटल वी बढ़ेगा तो ग्रेडियंट बढ़ेगा, या लेंथ कम होगा तो ग्रेडियंट बढ़ेगा। अरे बोल सकते हैं ऐसा ना। अब थोड़ा ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है, देखो होता क्या है। सपोज करो हमने कैपिटल वी को बढ़ा दिया और आयन का स्पीड यहां पे हमने चेक करा। सपोज करो कैपिटल वी को बढ़ाने का मतलब है ये प्लस यहां पे हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस यहां पर हाईली नेगेटिव हो जाएगा। इतना फिजिक्स सबको आता है ना भाई। पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाने का मतलब है पॉजिटिव को ज्यादा पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव को ज्यादा नेगेटिव कर दो, यही करोगे ना। तो सोच के देखिए, अगर इस प्लस को बहुत ज्यादा बढ़ाओगे, इस माइनस को ज्यादा बढ़ाओगे, तो कैपिटल वी बढ़ जाएगा। और कैपिटल वी बढ़ने के कारण से अब सोचिए होगा क्या। एनाइन इधर अट्रैक्ट हो रहा है, कैटाइन उधर जा रहा है। अगर ये प्लस हाईली पॉजिटिव हो जाएगा कुलम्ब्स लॉ के हिसाब से, इस एनाइन और प्लस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनाइन का जो ड्रिफ्टिंग स्पीड होगा वो ज्यादा हो जाएगा। यही हाल यहां पर भी होगा ना। अगर ये माइनस काफी ज्यादा हो जाए, अगर राइट वाला माइनस, ये वाला माइनस अगर काफी बढ़ जाएगा वी के बढ़ाने के कारण से, तो केटाइन और इसके बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो केटाइन का जो ड्रिफ्टिंग स्पीड होगा वो ज्यादा हो जाएगा। बोल सकता है ऐसा ना, स्पीड बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। अरे हो सकता है ऐसा, अरे हो सकता है ना। या फिर एक काम करो, आप v को मत बढ़ाओ, लेंथ को कम कर दो। सोच, अगर लेंथ को कम करेंगे, मान लीजिए इस लेंथ को हमने डिक्रीज कर दिया, जस्ट इमेजिन कि वेसल को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अगर इस लेंथ को हम कम करेंगे तो देख क्या होगा। लेंथ को कम करने से क्या होगा, एनायन और इस पॉजिटिव पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। और जब डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरी तरफ से ये भी तो सोचा जा सकता है ना कि इस नेगेटिव पोलर एनायन के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, उधर से रिपल्शन भी ज्यादा पड़ेगा। अरे है कि नहीं? अरे समझे बात को। अगर मान लो वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इस एल को डिक्रीज कर दिया जाए, सपोज करो, अगर एल को डिक्रीज करेंगे तो एनाइन और पॉजिटिव पोल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। एनाइन नेगेटिव पोल के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, उधर से रिपल्शन भी बढ़ेगा ना। बता आयन का स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? एनाइन का स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? मुझे बताओ, लिख के बताओ। अगर लेंथ को कम करेंगे स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? बस सब लिखना, सब लिखो। स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? बता मुझे, बढ़ेगा ना। अब चल बात करेंगे केटाइन की, फिर से वही बात। अगर लेंथ को हमने कम कर दिया, सपोज करो लेंथ को हमने कम कर दिया, तो क्या होगा बता? केटाइन और इसके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और केटाइन ज्यादा स्पीड से उसको अप्रोच करेगा, बोल सकते हैं ना। अरे बोलेंगे ऐसा। और वी बढ़ाने से भी केटाइन का स्पीड बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो सोचिए क्या हो रहा है। वी बढ़ने से आयंस का स्पीड बढ़ रहा है, एल कम होने से आयन का स्पीड बढ़ रहा है, दोनों से बढ़ रहा है। अरे हाँ या ना, वी बढ़ाएंगे तो आयन का स्पीड बढ़ेगा, एल कम करेंगे तो आयन का स्पीड बढ़ेगा।
V बढ़ाएंगे तो ग्रेडियंट बढ़ेगा, L कम करेंगे ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। मतलब ये कहा जा सकता है ना कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा तो आयन का स्पीड बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा आयन का स्पीड कम हो जाएगा। अरे बात को समझे, लिख के बता। मेरा स्टेटमेंट है अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा तो आयन का स्पीड बढ़ जाएगा, अगर ग्रेडियंट कम होगा आयन का स्पीड कम हो जाएगा। बता इसका रीजन क्या था, रीजन इसका बताता हूं। व्हाट द रीजन? वही ना, जो अगर V बढ़ाएंगे तो चार्ज का सेपरेशन बढ़ेगा, ये प्लस और ज्यादा हो जाएगा, ये माइनस और ज्यादा हो जाएगा,